हेलो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता के अधिकार। जैसे कि आपको पता है कि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि अनपेड सेलर कौन है और उस अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं। दैट मीन्स कि अदत्त विक्रेता कौन है और उसके क्या अधिकार हैं। हु इज़ अनपेड सेलर एंड द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, उसके बारे में जो है वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनपेड सेलर क्या चीज़ होती है, उसको जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। सो द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। तो सेलर को बताइए आपको कि जो सामान बेचेगा वो सेलर है, और उसको जो है वो अनपेड सेलर कब कहा जाएगा? व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, कि उसको जो है वो पूरा जो प्राइस है, पूरा मूल्य जो है उसका सामान का वो नहीं मिला है, नहीं चुकाया गया है, ना ही उसको वो टेंडर किया गया है। दैट मीन्स उसको ऑफर भी नहीं किया गया है। वो जो भी प्राइस उस सामान का बनता है, उन गुड्स का जो भी प्राइस है, ना तो उसको चुकाया गया है, ना उसके लिए उसको कोई टेंडर किया गया है, ना उसको कोई ऑफर दिया गया। तो यहां पर हम बात करें कि होल ऑफ द प्राइस, होल ऑफ द प्राइस मतलब कि कंप्लीट प्राइस, यानी कि अगर आपने मान लो 1,000 रुपए का सामान बेचा है तो दैट मीन्स कि 1,000 रुपए उसको अगर नहीं मिले हैं पूरे, तो 1,000 में से अगर उसको 900 रुपए मिले हैं, 950 रुपए मिले हैं, 990 रुपए भी मिले हैं, तब भी वो जो है वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। यानी कि उसको होल प्राइस का मतलब कि जो भी उसकी प्राइस अमाउंट बनती है, उन गुड्स का जो भी प्राइस है, कंप्लीट टोटल फुल प्राइस, होल प्राइस जो है उसको मिलना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे उसने जो है वो 10,000 रुपए का सामान बेचा है और 10,000 में से उसको जो है वो बायर ने 9,900 रुपए, यानी कि 10,000 में से 9,900 जो है उसने बायर ने सेलर को दे दिए हैं, तो 100 रुपीज अनपेड है, तो हम उसको जो है वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो होल ऑफ द प्राइस यानी कि पूरा का पूरा प्राइस जो भी उसका गुड्स का बनता है वो कंप्लीट उसको मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला है तो वो अनपेड सेलर माना जाएगा। दूसरी क्या कह रहा है? व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट एंड इट हैज बीन डिसऑनर्ड अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपको जो है, एक तो कैश हो गया, या दूसरी बात हो सकती है कि उसने जो है वो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक वगैरह जो है उसको उसके बदले में आपको दिया गया है, और कि इससे जो है वो पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं। और वो जो चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दिया गया है, दैट हैज बीन डिसऑनर्ड, वो जो है वो अनादरित हो गया है, वो डिसऑनर हो गया है, उस पर आपको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तो भी जो है वो जो सेलर है वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि उसको एक तो प्राइस नहीं मिला है, और या हो सकता है कि प्राइस के बदले में उसको जो है वो चेक दे दिया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया गया है, या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया है, और ऑन द ड्यू डेट वो चेक, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या हो गया है, वो डिसऑनर हो गया है, तब भी जो है वो सेलर जो है अनपेड सेलर जो है वो माना जाएगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि सेलर में किस किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके बारे में सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। द टर्म सेलर, कि सेलर में हम किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, कि सेलर की पोजीशन में जो भी पर्सन है, दैट मीन्स कि उस फॉर इंस्टांस की उसका सेलर का एजेंट हो सकता है, जिसको बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एंडोर्स किया गया है, या कोई और कंसाइनर या एजेंट जो कि जिसने जो है वो खुद से उसके बारे में पे किया है, या प्राइस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक उस पर्सन को जो है हम सेलर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है वो और डिटेल में जो है वो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है अनपेड सेलर के बारे में। तो जैसे तो कुछ पहले भी क्लियर हो गए हैं डेफिनेशन के टाइम पर अब दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। द सेलर शैल बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर इवन व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्राइस रिमेन्स टू बी पेड। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1,000 रुपए का सामान आपने बेचा और 1,000 में से अगर उसको 990 रुपए भी मिल गए हैं, तो 10 रुपए सिर्फ छोटी सी अमाउंट अगर उसकी रह गई है पे करने के लिए, तब भी उसको जो है वो अनपेड सेलर ही माना जाएगा। ठीक है, द सेलर शैल बी कॉल्ड अनपेड सेलर इवन व्हेन ओनली स्मॉल पोर्शन, की जब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट भी रह गई है, तब भी जो है वो सेलर अनपेड सेलर ही कहा जाएगा। इट इज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड नॉट फॉर द एक्सपेंसेस, कि ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो है वो नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस की बात की जा रही है। सिर्फ जो उसके और दूसरे एक्सपेंसेस हैं, उसकी सामान के रख रखाव में, देखभाल में, अगर इस तरह के कोई एक्सपेंसेस हैं तो उसको कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस, जो भी प्राइस ऑफ गुड्स है, उसके बारे में जो है हमने ध्यान रखना है कि अगर उसके कोई कस्टडी के, मेंटेनेंस के कोई ऐसे चार्जेस हैं, तो उसके लिए जो है वो अगर पे नहीं किए गए हैं तो उसको हम अनपेड सेलर की कैटेगरी में नहीं लेंगे। सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी सामान है उसके
प्राइस के लिए ही जो है वो नॉन पेमेंट अगर की है कि वो उसका पैसा नहीं मिला है, तभी उसको अनपेड सेलर की कैटेगरी में लिया जाएगा। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अगर जो है वो गुड्स क्रेडिट पर बेचे गए हैं, एंड द सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड। जब तक क्रेडिट पीरियड चलेगा तब तक तो हम उस सेलर को अनपेड सेलर नहीं कह सकते, अनलेस द बायर्स बिकम इंसॉल्वेंट। कि हाँ, ये कंडीशन है कि अगर जो है वो बायर क्रेडिट पीरियड के दौरान भी, यानी कि जितने टाइम का उसको क्रेडिट दिया गया है, अगर उस क्रेडिट पीरियड से पहले जो है वो बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब उसको अनपेड सेलर की कैटेगरी में लिया जा सकता है। बट अदरवाइज क्या है कि जब तक वो क्रेडिट पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक जो है उसको हम अनपेड सेलर नहीं कहेंगे। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड इफ द प्राइस रिमेन्स अनपेड, और जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद भी जो है वो प्राइस पे नहीं किया गया, देन ओनली द सेलर विल बिकम एन अनपेड सेलर। की उसका जो क्रेडिट पीरियड था, जो उसको उधार का समय दे दिया गया था, वो उधार का समय जो है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद भी जो है वो सेलर की पेमेंट जो है वो नहीं की गई है बायर के द्वारा, तो उस सेलर को अनपेड सेलर जो है वो कहा जाएगा। और क्या है, वेयर द फुल प्राइस हैज बीन टेंडर्ड बाय द बायर, और क्या है कि बायर ने जो फुल प्राइस टेंडर किया था, यानी कि ऑफर किया था, जो भी जिस भी तरीके से उसने देने की कोशिश की थी, एंड द सेलर हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, और सेलर ने उसको रिफ्यूज कर दिया। कि बायर ने तो ऑफर किया था, बायर ने टेंडर किया था, वैलिड टेंडर उसको दिया था प्राइस के लिए, और उसने जो है वो वैलिड टेंडर होने के बावजूद भी उसको जो है वो सेलर ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, उस ऑफर को, उस प्राइस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर। की उस केस में उसको फिर अनपेड सेलर नहीं कहा जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ना तो उसको जो है वो प्राइस पे किया गया है, ना ही उसको टेंडर किया गया है, यानी कि ना तो उसको दिया गया है ना उसको ऑफर किया गया है, तब जो है वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आता है। बट अगर उसको ऑफर किया गया है बट उसने जो है वो अपनी खुद की इच्छा से उसको लेने से मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है या एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो उसको जो है वो अनपेड सेलर नहीं कहा जाएगा। तो ये बातें आपने जो है वो ध्यान रखनी है कि अनपेड सेलर जो है वो किस तरह से बनेगा। ये तो हो गया आपका अनपेड सेलर के बारे में कि अनपेड सेलर जो है वो क्या है। अब हम बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। जैसा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो अभी हमने जो है वो अनपेड सेलर के बारे में जान लिया है कि किसको अनपेड सेलर कहा जाता है और क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं कि एक सेलर को अनपेड सेलर कहा जा सके। अब जब वो सेलर जो है वो अनपेड सेलर बन गया है या हो गया है, तो उस केस में उस अनपेड सेलर के पास, उस अदत्त विक्रेता के पास जिसको जो है वो पेमेंट नहीं मिली है, प्राइस रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। तो जो अनपेड सेलर है उसके पास दो राइट्स अवेलेबल रहते हैं। अगर उनको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो उसमें दो राइट्स हैं। एक तो उसके राइट्स जो है वो अनपेड सेलर के अगेंस्ट द गुड्स, वस्तुओं और माल के विरुद्ध, कि अगेंस्ट द गुड्स, जो उसने गुड्स बेचे हैं उसके अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं। और दूसरा जो राइट है उसको मिलता है बायर के अगेंस्ट, पर्सनली जो भी जिसने वो सामान खरीदा है उस बायर के अगेंस्ट उसको क्या राइट्स अवेलेबल हैं। और पहला क्या है कि जिस उसको गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो गुड्स के अगेंस्ट और दूसरा हो गया आपका बायर के अगेंस्ट। तो ये दो तरह से जो है उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, जिनके बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं राइट अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। तो गुड्स के अगेंस्ट जो राइट मिलते हैं एक अनपेड सेलर को, एक अदद तो इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं कि जब प्रॉपर्टी जो है वो पास हो चुकी है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी का मतलब आपको बताया था कि प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, उसका जो स्वामित्व है उसका हस्तांतरण हो चुका है, तब क्या राइट्स हैं। और दूसरा, जब उसको प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई है, यानी कि संपत्ति का, उसकी ऑनरशिप का ट्रांसफर जो है वो सेलर से बायर को नहीं हुआ है, तब क्या राइट्स मिलते हैं। तो अगर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है, उस केस में अनपेड सेलर को क्या क्या राइट है। एक तो है राइट ऑफ लियन, माल पर पूर्वाधिकार और ग्रहणाधिकार का अधिकार, कि वो अपने पास जो है वो माल को रख सकता है, उसके पोजेशन को अपने पास रख सकता है जब तक कि उसको कंप्लीट पेमेंट नहीं मिल जाती। राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, कि इन केस की उससे जो है वो सामान उसने ट्रांजिट में दे दिया है, किसी करियर को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, वाहक को दे दिया है,
और उसके बाद जो है वो अनपेड सेलर रहता है, तो वो ट्रांजिट के दौरान मार्ग में जो है वो माल को रोक सकता है, एक अधिकार ये उसको रहता है। और तीसरा जो राइट है उसको पुनः विक्रय विक्रय का अधिकार, रीसेल करने का अधिकार, कि उसको जो है वो सामान को किसी और दूसरे क्रेता को जो है वो बेच सकता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब और कैसे जो है वो इन राइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही कौन सा बताया मैंने आपको कि ये तो तब है, ये वाले 3 राइट्स उसको तब मिलेंगे जब उसने जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। अब केस आता है कि प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, उस केस में ये राइट्स के साथ साथ, जैसे ये राइट्स उसके कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो है उसको एक एक्स्ट्रा राइट एग्जिस्टिंग राइट मिल जाता है, राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी, कि जो सुपुर्दगी है उसको डिलीवरी को रोकने का अधिकार जो है वो सेलर को साथ में मिल जाता है। ये वाले अधिकार तो उसके पास है ही है, बट उसके साथ साथ जो है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि क्या है कि राइट ऑफ लियन को टेक्निकली हम राइट ऑफ लियन तभी कह सकते हैं जब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ऑनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। बट इन केस की अगर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है और माल अभी जो है वो सेलर के पास ही है, तो उसको हम कहते हैं कि डिलीवरी को रोक लिया, सुपुर्दगी को रोक लिया, डिलीवरी को विदहोल्ड कर लिया। तो ये जो है राइट्स जो है अगेंस्ट गुड्स एक अनपेड सेलर को अवेलेबल होते हैं। तो पहले हम जो है वो इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जब संपत्ति का हस्तांतरण हो चुका है तो उस केस में राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज ऑफ गुड्स, रीसेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है हम करेंगे राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि जो अनपेड सेलर के बायर के अगेंस्ट जो राइट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है अब राइट ऑफ लियन। और राइट ऑफ लियन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि लियन का मतलब होता है ग्रहणाधिकार, पूर्वाधिकार। तो जिसका मतलब है कि सेलर जो है वो सामान का पोजेशन अपने पास रख सकता है जब तक उसको उस सामान का पूरा पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो राइट ऑफ लियन पहले उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। राइट ऑफ लियन ये जो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 47 से लेकर 49 के बीच में जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो जब तक जो है उसको जो है वो प्राइस पे नहीं कर दिया जाता या वैलिड टेंडर नहीं कर दिया जाता बायर के द्वारा, तब तक जो है वो सामान को अपने पास रख सकता है, उनकी पोजीशन अपने पास रख सकता है, उनका अधिकार अपने पास रख सकता है, उनकी कस्टडी अपने पास रख सकता है। अब बात आ जाती है कि ये जो राइट ऑफ लियन है इसको कब एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसको जो है वो अंडर सेक्शन 47 जो है वो इसके बारे में बताया गया है कि इस अधिकार का इस्तेमाल जो है वो सेलर कब कर सकता है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, कि जो है वो बिना किसी क्रेडिट पीरियड के जो है वो सामान बेचा गया था। तो जब क्रेडिट पीरियड अलाउड नहीं था, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि डिलीवरी एंड पेमेंट आर द कंकरेंट कंडीशंस, कि जैसे डिलीवरी की जाएगी साथ ही उसकी पेमेंट की जाएगी, यानी कि पेमेंट करना और डिलीवरी करना दोनों चीजें जो है वो साथ साथ होनी चाहिए। तो जब उसको क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं किया गया है, तो जब क्रेडिट पीरियड अलाउड नहीं किया गया, दैट मींस कि जैसे उसको डिलीवरी मिली है साथ साथ उससे पेमेंट करनी है। तो जैसे ही वो डिलीवरी उसको की जा रही है और वो प्राइस उसने पे नहीं किया है, या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो बायर अगर प्राइस पे नहीं करता है, तो उस केस में जो है वो फिर राइट ऑफ लियन को जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है, कि अगर डिलीवरी नहीं दी गई है, प्राइस भी पे नहीं किया गया, तो वो प्राइस पे नहीं कर रहा है, तो तब तक जो है वो सेलर उस सामान की डिलीवरी को रोक सकता है। वेयर द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान रखने वाली बात कि गुड्स को जो है वो क्रेडिट पर बेचा गया है और क्रेडिट पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका है क्रेडिट पीरियड, कि उसको जो है वो चाहे आपने वो 1 हफ्ते का था या 10 डेज का था, 15 डेज का था, 1 मंथ का था, तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी आपने उसको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था, वो क्रेडिट पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। तब तक भी जो है वो आपकी पेमेंट नहीं आई, तो आप जो है वो डिलीवरी को विदहोल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उस गुड्स की पोजीशन अपने पास रख सकते हैं, राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तीसरी केस क्या हो सकता है कि वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट इवन दो द पीरियड ऑफ क्रेडिट मे नॉट हैव बीन एक्सपायर्ड। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया था कि आपको कुछ नोट्स जो इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट्स बताए थे इसके बारे में, अनपेड सेलर के बारे में, तब उसने उस टाइम पे भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि इन केस कि आपने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है, फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने का क्रेडिट उसको दिया है, और 3 महीने से पहले कि आफ्टर 1 मंथ जो है वो आपको पता चल गया कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी जो है वो राइट ऑफ लियन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि तब भी वो अनपेड सेलर हो गया, कि
एक तो अगर क्रेडिट में उधार में दिया गया है सामान, तो अनपेड सेलर कब बनेगा, जब वो क्रेडिट पीरियड जो है वो जो ड्यू पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं होती है तब जो है वो अनपेड सेलर बनता है। और इन केस की उससे क्रेडिट पीरियड आपने दिया था बट उससे पहले ही जो है वो बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब भी जो है वो सेलर अनपेड सेलर बन जाएगा। तो उस टाइम पे वो अपने, जैसे ही वो अनपेड सेलर बनता है तो अपने राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर क्रेडिट पे दिया गया है, नहीं दिया गया है विदाउट एनी क्रेडिट पीरियड, तो जब तक उसकी पेमेंट नहीं मिलती है तब तक वो डिलीवरी को रोक सकता है। दैट मीन्स कि गुड्स का पोजीशन अपने पास रख सकता है। अगर क्रेडिट पर है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये हो सकती है कि बायर जो है वो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी जो है वो अनपेड सेलर अपने राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो उसका मतलब एक्सरसाइज करने वाला है कि उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। अब बात आती है कि ये जो राइट ऑफ लियन है ये कब खत्म हो जाता है, राइट ऑफ लियन जो है वो कब खत्म हो जाता है। इसके बारे में सेक्शन जो है वो 49 के अंदर बताया गया है कि डिलीवरी टू द बायर, कि आपने जो है वो गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिए हैं, बायर को डिलीवरी दे दी है। जब बायर को डिलीवरी मिल गई तो फिर जो है वो राइट ऑफ लियन, कि आपके गुड्स जो है वो आपके पोजीशन में नहीं रहे, और जब गुड्स आपके पोजीशन में नहीं है तो दैट मीन्स कि जो है वो राइट ऑफ लियन जो है वो आपका खत्म हो गया है। डिलीवरी टू द कैरियर, कि इन केस कि आपने जो है वो सामान जो है वो कैरियर को यानी कि जो वाहक है उसको सामान जो है वो डिलीवर कर दिया है, दे दिया है आपने, तो जब आपने और उसमें जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल भी अपने पास नहीं रखा है, तो उस केस में जो है वो फिर आपका राइट ऑफ लियन जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब आपके पोजीशन में नहीं रहा है सामान और आपके पोजीशन में नहीं रहा है तो फिर राइट ऑफ लियन जो है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि राइट ऑफ लियन का मतलब है कि आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब गुड्स का पोजीशन आपके पास है। आपके पास मींस कि सेलर के पास है या सेलर के एजेंट के पास है। तो इन द आइज ऑफ लॉ क्या है कि सेलर और सेलर का एजेंट जो है वो एक ही बात है। तो या तो सेलर के पास है या सेलर के एजेंट के पास है पोजीशन, बट अगर उनसे वो चला जाता है दैट मीन्स कि आपने जो है वो सामान बायर को डिलीवर कर दिया है या उसका करियर को डिलीवर कर दिया है, तो फिर जो है वो राइट ऑफ लियन जो है वो खत्म हो जाता है। तो डिलीवरी टू द कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, उसका जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो आपने अपने पास नहीं रखा है, वो भी दे दिया। दैट मीन्स कि जैसे टाइटल ऑफ गुड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने जो है वो उस करियर को ही दे दिया है कि वो बायर को डिलीवर करना है, बायर के नाम पे ही आपने ले रखा है, तो फिर उस केस में आपका जो है वो राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स खत्म हो जाता है और राइट ऑफ लियन को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बाय वेवियर, कि आपने जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड बेसिस पर या एक्सप्रेस बेसिस पर अपने राइट ऑफ लियन को जो है वो वेव कर दिया है, छोड़ दिया है, तो भी जो है वो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिकली, जब आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो राइट ऑफ लियन जो है वो ऑटोमेटिकली तब खत्म माना जाता है। बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, और जब आप मतलब मीन्स कि जब सेलर को जो है वो बायर की तरफ से या तो प्राइस ऑफ गुड्स मिल जाता है या वैलिड टेंडर उसको कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि वैलिड ऑफर जो है वो पेमेंट के लिए उस बायर सेलर को दे देता है, तो ऑटोमेटिकली वो अनपेड सेलर नहीं रहेगा, और अनपेड सेलर नहीं रहेगा तो उसका जो है वो राइट ऑफ लियन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के होने पर राइट ऑफ लियन, ग्रहणाधिकार या पूर्वाधिकार का जो राइट अदत्त विक्रेता को मिला होता है वो समाप्त हो जाता है। देन राइट टू स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2-3 राइट्स हैं उसके पास अगेंस्ट गुड्स की। एक तो क्या है कि राइट ऑफ लियन है, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसके बारे में सेक्शन 50 से लेके 52 तक बताया गया है। तो इट इज एन एक्सटेंशन टू द राइट ऑफ लियन एंड अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली व्हेन। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है वो, इस अधिकार का इस्तेमाल जो है वो अनपेड सेलर कब कर सकता है। तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि जब गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है, आपने जो सेलर ने जो है वो सामान जो है वो करियर को दे दिया है और अभी तक जो है वो सामान जो है वो बायर तक या बायर के एजेंट तक नहीं पहुंचा है, तो उस केस में आप सेलर से जा चुका है करियर के पास, बट करियर से अभी बायर को या बायर के एजेंट को नहीं मिला है, तो इन बिटवीन दो जो बीच में जो करियर जिसके पास वो सामान है, करियर के पास जिसके वाहक के पास जो सामान है, तो उस टाइम पे अगर आप जो है वो अनपेड सेलर हैं तो आप उसको रोक सकते हैं, उसकी डिलीवरी को जो है वो रोका जा सकता है, ट्रांजिट में जो है उसको सामान को रोका जा सकता है कि उसकी डिलीवरी जो है वो बायर को ना मिले। बट इसके लिए क्या क्या है कि इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, कि पहली बात क्या है कि ये राइट सिर्फ और सिर्फ तभी
यूज किया जा सकता है जब जो है वो बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि इंसॉल्वेंट होने का मतलब यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो है के अकॉर्डिंगली ये नहीं है कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है नहीं किया गया ये जो है वो मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि वो अपने जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के डेट्स हैं उनको पे करने के लिए अब वो लायक नहीं है, सक्षम नहीं है उसको पे करने में, तब जो है उसको इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। तो जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, कि प्रॉपर्टी जो है वो बायर को पास हो जानी चाहिए, तभी जो है वो आप राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप जो है वो बायर के पास पहुंच गई है, बेशक अभी पोजेशन उसके पास नहीं है, माल जो है वो ट्रांजिट में है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ऑनरशिप है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुका है। एंड थर्ड इज द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, और तीसरी बात कि गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है। ट्रांजिट में होने का मतलब कि वो सेलर से जा चुके हैं, सेलर ने जो है वो किसी करियर को दे दिए हैं, चाहे वो रेलवे है चाहे वो कोई और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, तो उस करियर को दे दिए हैं, बट अभी वो बायर तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम कहेंगे कि गुड्स आर इन ट्रांजिट। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि वो एक इंडिपेंडेंट मिडल मैन के पास है, इंडिपेंडेंट मिडल मैन के पास, यानी कि ना तो वो सेलर के पास है, ना सेलर के एजेंट के पास है, ना वो बायर के पास पहुंचे हैं, ना बायर के एजेंट के पास पहुंचे हैं। तो बट वो ना सेलर के पास है, ना सेलर के एजेंट के पास, ना बायर के एजेंट के पास, वो इन बिटवीन किसी और मिडल मैन के पास जो है वो सामान है, वो गुड्स हैं, तभी जो है वो उसको हम कहेंगे कि गुड्स आर इन ट्रांजिट। क्योंकि अगर वो बायर के पास पहुंच गए हैं या फिर बायर के एजेंट के पास पहुंच गए हैं, तब जो है वो डिलीवरी उसकी हो चुकी है, तो गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट, कि वो ट्रांजिट पीरियड ही खत्म हो गया, ट्रांजिट में सामान है ही नहीं, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन ही जो है वो अराइज नहीं होता है। तो ये तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तभी आप इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, और तीसरा जो है वो गुड्स जो है वो ट्रांजिट में होने चाहिए। अब बात आती है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है, कब शुरू होता है कब खत्म होता है। जैसे मैंने बता दिया आपको कि राइट ऑफ ये जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट शुरू कब हो जाएगा, जब सामान जो है वो सेलर ने किसी कैरियर को जो है वो दे दिया है, और उस कैरियर ने अभी जो है वो सामान जो है वो बाहर को डिलीवर नहीं किया है, तब उस पीरियड को, उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को हम जो है वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहेंगे। इसके बारे में सेक्शन 51 में कुछ कहा गया है, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और द अदर बेली फॉर the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agents take the delivery of them। तो सेक्शन 51 में साफ साफ बता दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि गुड्स को ये माना जाएगा कि वो ट्रांजिट में है जब उनको जो है वो किसी करियर को या अदर बेली को डिलीवर कर दिए गए, किस पर्पज के लिए, कि उन्होंने वो ट्रांसमिट करने हैं बायर के पास, और अभी तक जो है वो बायर ने या बायर के एजेंट ने उसकी डिलीवरी नहीं ली है, तो उस टाइम को जो है हम क्या कहेंगे, ट्रांजिट पीरियड कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहेंगे। और उस पीरियड के दौरान जो है वो एक अनपेड सेलर इस राइट का इस्तेमाल कर सकता है, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अब बात आती है कि द ट्रांजिट इज डीम्ड टू बी एट एन एंड एंड द सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ स्टॉपेज इन द फॉलोइंग केसेस, कि ये जो है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तो ये वाला जो राइट है उसका ये कब खत्म हो जाता है और कब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो व्हेन द बायर और हिज एजेंट टेक्स द डिलीवरी, कि जब बायर ने या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली है, तो क्या हुआ, जब सामान डिलीवर हो गया तो फिर गुड्स जो है वो ट्रांजिट में नहीं रहे हैं, तो आप इस राइट का एक्सरसाइज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि जो भी उसकी डेस्टिनेशन थी, उस डेस्टिनेशन पर वो सामान पहुंच गया है, उसकी जो भी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन थी, प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिनेशन थी, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली है, तब भी जो है वो गुड्स की ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाती है, और ये राइट जो है वो अनपेड सेलर का खत्म हो जाएगा। दूसरा, व्हेन द बायर और हिज एजेंट टेक्स अ डिलीवरी बिफोर देयर अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, की जो डेस्टिनेशन आपने फिक्स की हुई थी, उस डेस्टिनेशन से पहले ही, या आपने जो डेस्टिनेशन फिक्स की थी उस डेस्टिनेशन से पहले ही कहीं पर जो है वो बायर ने या उसके एजेंट ने जो है वो डिलीवरी ले ली है, तब भी जो है वो ट्रांजिट पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है।
तीसरा, होल्डिंग द गुड्स बाय द कैरियर ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, कि अब अगर इस इन केस की वो जो गुड्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और करियर के पास ही है, अभी वो सामान जो है वो उस करियर के पास ही है, और उस कैरियर ने जो है वो सामान को, उस वाहक ने सामान को बायर के बिहाफ पर अपने पास रखा हुआ है, तब भी जो है वो ट्रांजिट जो है वो खत्म हो जाता है। Then, when the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, गलत तरीके से, मैलाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशंस के साथ अगर जो है वो कैरियर, वो वाहक या वो बैली जो है वो सामान देने से, डिलीवर करने से रिफ्यूज कर देता है, तब भी जो है ट्रांजिट पीरियड जो है वो खत्म माना जाता है, और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स जो है वो अनपेड सेलर का खत्म हो जाता है, कि उसने गलत तरीके से, गलत इंटेंशन की वजह से जो है वो सामान डिलीवर करने से मना कर दिया है बायर को या उसके एजेंट को। देन व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, कि जब जो है वो गुड्स जो है वो बायर ने रिजेक्ट कर दिए, बायर ने गुड्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं, बेशक वो गुड्स जो है अभी भी उस कैरियर के पास, उस बेली के पास जो है वो पोजेशन में है, बट अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है, तब भी जो है वो ट्रांजिट पीरियड खत्म माना जाता है। एंड व्हेन द डिलीवरी when the part delivery of goods has been made to the buyer with an intention of delivering the whole of the goods, transit will be at an end for the remainder of goods also which are yet in the course of transit। तो इसमें क्या है कि इसको थोड़ा समझने वाली बात है कि जब हमने, जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा पॉइंट डिलीवरी के टाइम पे भी बताया था, बट दोबारा से बताते हैं कि जैसे जब उसने जो डिलीवरी ऑफ गुड्स को डिलीवर करना है, और पार्ट डिलीवरी मतलब कुछ हिस्सा डिलीवर किया गया है, बट उसकी जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि उसने पूरा का पूरा सामान जो है वो डिलीवर करना है बायर को, कि उसकी जो सेलर की जो इंटेंशन है वो ये इंटेंशन के साथ उसने सामान डिलीवर किया है, पार्ट डिलीवरी इस इंटेंशन के साथ की है कि उसने सारा का सारा सामान जो है वो बायर को डिलीवर करना है। तो इन दैट केस की डिलीवरी बेशक अभी सिर्फ पार्ट डिलीवरी हुई है, बट ये माना जाएगा कि कंप्लीट डिलीवरी जो है वो, कंप्लीट जो है वो गुड्स बायर को डिलीवर हो चुके हैं, और कोर्स ऑफ ट्रांजिट जो है वो खत्म माना जाएगा, बेशक अभी सभी गुड्स जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुए। बट इसके कॉन्ट्रेरी क्या है कि इन केस की जो सेलर की इंटेंशन है कि उसको पार्ट डिलीवरी को पार्ट डिलीवरी ही माना जाएगा, कि मतलब उसकी इच्छा, उसकी इंटेंशन सिर्फ अभी पार्ट डिलीवरी देने की है, तो सिर्फ वो पार्ट डिलीवरी ही कंप्लीट मानी जाएगी। बाकी के सामान अगर वो ट्रांजिट में है तो उनको जो है वो उनका जो है वो ट्रांजिट पीरियड जो है वो कंटिन्यू माना जाएगा, उनको ट्रांजिट में ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर उसकी इंटेंशन ये है कि पार्ट डिलीवरी के साथ साथ उसने सारा जो है वो प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है डिलीवरी, और उसने पार्ट डिलीवरी की है, और उसकी इंटेंशन भी है कि उसने कंप्लीट माल जो है वो, कंप्लीट गुड्स जो है वो बायर को डिलीवर करने हैं, तो बेशक अभी पूरी डिलीवरी नहीं हुई है, पार्ट डिलीवरी हुई है, कुछ हिस्सा डिलीवर किया गया है, तो भी उस केस में क्या है कि पूरे के पूरे सामान को ये मान लिया जाएगा कि वो सामान जो है वो, उसका ट्रांजिट पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। बेशक वो सामान एक्चुअल में अभी ट्रांजिट में है, बट उसका ट्रांजिट पीरियड जो है वो खत्म माना जाएगा। अब बात आती है कि ये जो राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इसको कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे यूज करना है अनपेड सेलर ने। तो इसके लिए दो चीजें होती हैं, कि एक तो है कि बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, की एक्चुअली जो है वो अपने पोजीशन में, अपने अधिकार में, अपनी कस्टडी में जो है वो गुड्स को आपने ले लिया, एक तो ये हो गया। और दूसरा है बाय गिविंग द नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजीशन द गुड्स आर, या तो एक आपने खुद से उसको अपने पोजीशन में ले लिया, या फिर जो भी बेली यानी कि जो भी वो वाहक है, जो भी वो कैरियर है, उस कैरियर को आपने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया है, नोटिस दे दिया है कि ये सामान पे अब किसका अधिकार है, ये सेलर का अधिकार है, तो इसके बारे में आपने जो है उसको नोटिस दे दिया है। तो अब सेलर की ड्यूटी है कि उसने वो सामान जो है वो बायर को डिलीवर नहीं करना है, वो आपको, उसने वो सामान वो वापस पहुंचाना है, या जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको सेलर ने दिए हैं तो उसने जो है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बट जब तक उसको नहीं कहा जाएगा तो उसने उस सामान को, उस कैरियर ने बायर को डिलीवर नहीं करना है। तो इसके बारे में या तो इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए दो चीजें होगी, या तो उसका एक्चुअल पोजीशन, कि वास्तविक अधिकार अपने पास ले लिया, अपने पास उसकी कस्टडी ले ली, या फिर जो भी कैरियर है उसको आपने इन्फॉर्म कर दिया कि अब जो है वो सामान की कस्टडी जो है वो मेरे पास रहनी है, मतलब वो सामान जो है वो आगे डिलीवर
नहीं किया जाना है। तो अब अगर उसके बावजूद भी अगर वो कैरियर जो है वो सामान डिलीवर कर देता है तो उस कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेलर जो है उसे क्लेम्स फाइल कर सकता है, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसके लिए फिर जो है वो कैरियर या वो बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और बाकी जो भी उस सामान को अगर दोबारा से रीडिलीवर करना पड़ता है तो उस रीडिलीवरी के जो भी चार्जेस रहेंगे वो सेलर को ही बियर करने पड़ते हैं। अच्छा, अब हमने जो है वो दो राइट्स के बारे में आपको बताया अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। तो इसमें कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डिफरेंशिएशन क्या है उसके बारे में भी हम कर लेते हैं। तो राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसमें क्या डिफरेंस है? तो पहला जो है इसका मीनिंग, तो वेयर द गुड्स, राइट ऑफ लियन के बारे में क्या कह रहा है कि वेयर द सेलर डज नॉट गिव द गुड्स टू द बायर टिल ही रिसीव्स हिज पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, लियन इज सेड टू बी एक्सरसाइज। कि जब जो है वो जब तक सेलर को उसके सामान का प्राइस नहीं मिल जाता तब तक जो है वो सेलर उस सामान की डिलीवरी जो है वो बायर को नहीं दे रहा है, तो कहा जाएगा कि उसने जो है वो राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपने राइट ऑफ लियन का इस्तेमाल कर रहा है, उसने जो है वो पोजीशन अपने पास रखा हुआ है। And right of stoppage in transit में गया है where the seller stops the delivery of goods to the buyer and gets back the goods until his payment of price is received, he exercise right of stoppage in ट्रांजिट। कि उसने जो है वो सामान को जो है वो डिलीवरी तो के लिए भेज दिया, कैरियर को दे दिया है, बट वो इन बिटवीन कि जब तक वो बायर से पहुंचता उससे पहले ही उसको जो है वो अपनी पेमेंट नहीं मिली है और उसने सामान को जो है वो रास्ते में रोक लिया है और उस सामान को जो है वो दोबारा से अपने पोजेशन में ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि रीपोजेशन जो है उसका सामान का लेना है, दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। रिटेनिंग और रिगेनिंग पोजीशन, कि इसमें क्या होता है कि जो राइट ऑफ लियन है इसमें जो है वो सामान सेलर के पास ही रहता है और सेलर जो है वो उस सामान से कभी भी अलग नहीं हुआ है, सामान को उसने भी कभी जो है वो नहीं भेजा है, तो ही रिटेन्स द गुड। जो सेलर है वो अपने पास उस सामान को रखता है, रिटेन्स द गुड, कि उसको अपने पास ही रखा हुआ है उसने। और इस केस में क्या है कि इसमें उसने सामान से जो है वो अलग हो चुका है। अलग होने का मतलब कि उसने जो है वो सामान जो है डिलीवरी के लिए भेज दिया था, बट अब दोबारा से उसका जो है वो पोजीशन उसने अपने पास ले लिया है। तो इसमें क्या है कि उसने अपने अधिकार को अपने पास ही रखा हुआ है और इसमें जो है वो उस अपने अधिकार को दोबारा से प्राप्त करता है। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, जो बायर है उसका दिवालिया होना। तो इस राइट को, जो राइट ऑफ लियन है, इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है दोनों केसेस में, चाहे वो बायर आपका इंसॉल्वेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट ऑफ लियन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इन केस की बायर इंसॉल्वेंट है तब भी, और बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तब भी आप जो है वो राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इस राइट को अगर आपने यूज करना है, आपने मीन्स कि सेलर ने अगर इस अधिकार का इस्तेमाल करना है, तो इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए ये कंडीशन है कि बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, कि बायर मस्ट बिकम इंसॉल्वेंट, कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बायर जो है वो क्रेता जो है वो दिवालिया हो जाएगा, तभी जो है वो इस राइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन पोजेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का अधिकार, उसकी कस्टडी। तो इसमें क्या है कि राइट ऑफ लियन कैन बी यूज्ड व्हेन द गुड्स आर इन एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर, कि इसको राइट ऑफ लियन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब या तो वो सामान जो है वो एक्चुअल पोजेशन में, कि एक्चुअली जो है वास्तविक रूप से जो है वो सेलर के पास है, या फिर कंस्ट्रक्टिव तौर पर, रचनात्मक तौर पर, यानी कि उसके बिहाफ पर किसी और यानी कि उसके सेलर के एजेंट के पास है या किसी थर्ड पार्टी के पास ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर ही है, तो उसमें उस केस में ही राइट ऑफ लियन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द कैरियर और द मिडलमैन, कि इस राइट का, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका जो है वो माल को मार्ग में रोकने का जो अधिकार है, इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वो सामान किसी कैरियर के पास, किसी मिडलमैन के पास है, ना तो सेलर के पास है ना बायर के पास है, तभी इस राइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर जो है वो पोजीशन किसके पास रहता है गुड्स का? कैरियर और मिडलमैन के पास है, तब आप इस राइट को यूज कर सकते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ पोजीशन, कि जो पोजीशन है वो आपके पास नहीं है, तो उस केस में क्या रहेगा? तो जब पोजीशन नहीं है सेलर के पास, तो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव बेसिस पर है या एक्चुअल बेसिस पर, जब सेलर के पास पोजीशन खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है वो राइट ऑफ लियन जो है वो ग्रहणाधिकार, पूर्वाधिकार का जो अधिकार है विक्रेता का, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसके पोजीशन में ही नहीं है। तो जब पोजीशन में ही नहीं है तो अपने पास कैसे रख सकता है? तो इसका राइट ऑफ लियन जो है वो खत्म हो जाता है। एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट,
इसको एक्सरसाइज ही तब कर सकते हैं जब सेलर के पास से पोजीशन चला जाता है और सेलर जो है वो से चला जाता है, बट बायर को अभी उसका पोजीशन नहीं मिला है, वो मिडल मैन के पास है, और उस मिडल मैन से, उस कैरियर से जो है वो सेलर उस सामान का पोजीशन जो है वो वापस दोबारा ले लेता है, तब जो है वो इस राइट का इस्तेमाल किया सकता है। तो आई थिंक कि अब आपको जो है वो राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इसके बारे में काफी सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो राइट्स हो गए हैं अगेंस्ट गुड्स जो एक अनपेड सेलर को मिलते हैं। देन तीसरा जो मैंने बताया था कि राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल कि उस सामान को जो है वो रीसेल करने का अधिकार, उस सामान को रीसेल करने का अधिकार जो है वो मिल जाता है किसको? सेलर को। तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कब उसको वो अधिकार मिलता है? जब वो सामान को रीसेल कर सकता है। क्योंकि एक तो हो गया राइट ऑफ लियन, दूसरा हो गया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा है राइट ऑफ रीसेल। तो एक अनपेड सेलर जो है वो इस राइट का इस्तेमाल कर सकता है कब? व्हेन द गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, कि जब जो है वो गुड्स जो है पेरिशेबल नेचर के, पेरिशेबल नेचर मतलब कि खराब होने वाले हैं, कि अगर उसको ज्यादा समय तक रखा जाएगा तो वो सामान जो है वो खराब हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर के हैं, तब वो इस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनपेड सेलर है तो वो उस सामान को जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से जो है वो बेच सकता है, तो उसको बेचने से पहले जो है प्रॉपर नोटिस जो है बायर को देना पड़ता है कि अगर आप जो है वो इस आगे आएगा आपके पास थर्ड पॉइंट में, तो वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स द राइट टू रीसेल इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द सेलर, कि यहाँ पर या एक तो है कि पेरिशेबल नेचर का है, या फिर क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली जो है वो सेलर को ये राइट मिला हुआ है कि अगर जो है वो बायर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर जो है वो सामान को रीसेल कर सकता है। और तीसरी केस वेयर द सेलर has given a notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not pay or tender the price within a reasonable time। तो ये ऐसा नहीं है कि सेलर जो है वो अपनी मर्जी से उसको कभी भी सामान को जो है वो रीसेल कर सकता है। तो उसके लिए क्या है कि पहले उसको जो है वो अपने राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट जो है, जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना होता है, उनको यूज करना होता है। बट उसके बावजूद भी अगर सेलर का पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो अनपेड रहता है, तो उस केस में फिर उसको जो है वो एक एक्स्ट्रा राइट जो है वो, एडिशनल राइट जो है वो, वैल्यूएबल राइट एक दिया गया है कि जिसमें जो है वो सामान को वापस दोबारा बेच सकता है। रीसेल का मतलब कि दोबारा बेचना, तो दोबारा बेच सकता है। तो या तो सामान पेरिशेबल नेचर का है, या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली ये राइट मिला है कि वो जो है वो अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो सामान को दोबारा बेच सकता है। और तीसरी चीज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको ये जरूरी है कि वो एक बायर को एक नोटिस दे, और वो रीजनेबल टाइम में वो बायर अगर उस नोटिस के बदले में ना तो वो प्राइस पे कर रहा है, ना प्राइस पे करने के लिए ऑफर कर रहा है, तब जो है अनपेड सेलर अपने इस राइट का इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज राइट टू रीसेल अंडर सेक्शन 54। अच्छा, अब एक बात और आ जाती है कि ये जो रीसेल किया जाएगा, इस रीसेल पे हो सकता है कि अनपेड सेलर को जो है वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये हो सकता है कि उसको जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और क्योंकि जो प्राइस उसने पहले ओरिजिनल बायर को दिया था उस प्राइस से उसको जो है वो कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। तो जनरल जो रूल है, वो जनरल रूल ये क्या कहता है कि अगर इन केस की उसने जो है वो जो भी उसका प्राइस था, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और जो रीसेल प्राइस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा था और रीसेल प्राइस कम है, तो जो भी उसका नुकसान हुआ है वो नुकसान की क्षतिपूर्ति, उसकी कंपनसेशन जो है वो बायर से ले सकता है, कि जो भी उसका नुकसान है, तो अगर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्यादा था और रीसेल प्राइस कम आया है, तो उसमें जो उसका नुकसान हुआ है, जो भी डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस जो है वो बायर से क्लेम कर सकता है अनपेड सेलर की, यानी कि जो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ रीसेल, वो ओरिजिनल बायर से क्लेम किया जा सकता है। बट इन केस की वो जो प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है कि सामान जो है वो आपने कहा था कि उसको जो ओरिजिनल बायर था उसको आपने 140 रुपए के हिसाब से बेचा था, और जो आपने अब दोबारा बेच रहे हैं आप उसको 150 रुपीज के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 10 रुपए का प्रॉफिट वो किसका रहेगा? वो अनपेड सेलर का ही रहेगा। वो उस प्रॉफिट में जो है वो हिस्सा बायर को, ओरिजिनल बायर को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, लॉस के लिए उसको जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है,
प्रॉफिट के लिए जो है वो कोई भी राइट जो है वो, क्योंकि ये माना जाता है कि जिसने फॉल्ट किया है उसका प्रॉफिट में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो बायर है उसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, तो उसका कोई राइट नहीं बनता कि जो भी प्रॉफिट, कोई फायदा अगर उस हो रहा है तो वो डिफॉल्टिंग पर्सन को कोई भी बेनिफिट जो है वो उसमें से मिले। तो ये है राइट, लॉस और प्रॉफिट ऑन रीसेल की उसको कैसे ट्रीट करना है। तो ये थे 3 राइट्स अगेंस्ट गुड्स। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है, दैट इज राइट ऑफ अनपेड सेलर वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड। ये 3 जो राइट्स थे ये तब थे जब प्रॉपर्टी जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, बट इन केस की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई है सेलर से बायर को, तो उस केस में मैंने बताया था आपको कि एक राइट टू विदहोल्डिंग डिलीवरी, राइट टू विदहोल्डिंग डिलीवरी, कि उसकी सुपुर्दगी को रोकने का अधिकार जो है वो अंडर सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 जो है वो अनपेड सेलर को मिल जाता है। बाकी सभी राइट्स के साथ साथ, चाहे राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, उसके साथ साथ एक राइट जो है वो विदहोल्डिंग डिलीवरी का जो है वो मिल जाता है। क्योंकि टेक्निकली क्या है कि जब तक वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो उसको हम राइट ऑफ लियन नहीं कह सकते, उसको राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ही कहा जाता है। तो राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी कि अगर जो है वो प्रॉपर्टी यानी कि ऑनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है तो जो राइट उसको सामान को अपने पास रखने का जो अधिकार है, दैट इज नोन एज विदहोल्डिंग द डिलीवरी, एंड इट इज सिमिलर एंड extensive with his rights to lien and stoppage in transit where the property has passed to the बायर। की जैसे प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है तो उस केस में जो भी अधिकार उसके पास है उसके साथ एक एडिशनल कहने की बात की एक एडिशनल अधिकार जो है वो एक एक्स्ट्रा राइट जो है वो उसके पास मिल जाता है कि वो उस सामान की डिलीवरी को रोक सकता है। देन राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि ये तो गुड्स के अगेंस्ट थे उसके राइट्स, और बायर के अगेंस्ट उसको जो है वो पर्सनली क्या क्या राइट्स जो है वो मिले हुए हैं। तो इसमें है सूट फॉर प्राइस, जो भी प्राइस है, जो भी वैल्यू है, जो भी उसकी अमाउंट बनती है, उस अमाउंट के लिए जो है वो क्लेम फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अनपेड सेलर को अगर जो है वो बायर पे नहीं कर रहा है तो जो भी उसकी ड्यू डेट है या जो भी डेट उन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है और उस टाइम पीरियड पे अगर जो है वो बायर पेमेंट नहीं कर रहा है तो सेलर जो है वो अनपेड सेलर उसके लिए क्लेम फाइल कर सकता है, चाहे उसने वो डिलीवरी दी है या नहीं दी है। तो सूट फॉर प्राइस सेक्शन 55। देन सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, हो सकता है कि जो सामान सेलर ने बायर को दिया है और बायर जो है उसको मतलब रॉन्गफुली या तो निगलेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है गलत तरीके से, मतलब कोई रीजन नहीं है, विदाउट एनी वैलिड रीजन जो है उस बायर ने उस सामान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तब जो है वो नुकसान, जो भी नुकसान उस सेलर का हो रहा है वो नुकसान के लिए जो है वो सेलर क्लेम फाइल कर सकता है। प्राइस के लिए तो कर ही सकता है, जो उसको प्राइस नहीं मिल रहा है, बट प्राइस के साथ साथ जो उसका नुकसान हुआ है उन नुकसान के लिए, उस डैमेजेस के लिए भी जो है वो क्लेम फाइल किया सकता है। सूट फॉर डैमेजेस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच बाय द बायर। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि डेट से पहले, मतलब जो डेट उसमें डिसाइड की गई है उस डेट से पहले ही जो है वो उसने जो है खंडन कर दिया, कि जो है उसको अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दिया। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट, कि उसने जो है बायर ने अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर दिया है, तो उसमें सेलर के पास 2-3 चीजें आती हैं। या तो जो जिस डेट को बायर ने मना किया है उसी डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान ले, और ख़त्म मानने के बाद जो भी उसके नुकसान, जो भी उसका नुकसान है, जो भी डैमेजेस हैं उसके लिए वो क्लेम फाइल कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तभी वो छोड़ सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एंटिसिपेटरी, यानी कि उसने पहले, मतलब जो भी ड्यू डेट थी उससे पहले जो है उसको अनुबंध को रद्द करने के लिए जो है वो उल्लंघना की है, खंडन किया है, तो उससे पहले साथ साथ एक तो ऑप्शन हो गया कि वो उसी
टाइम पर जो है उसको खंडित मान सकता है और अपने क्लेम्स फाइल कर सकता है, या फिर जो है वो जो भी उसकी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक वेट कर सकता है, और इस ड्यू डेट के दौरान जो है अगर वो वेट करता है तो उसको एक बायर को एक और मौका मिल जाता है कि उस टाइम पीरियड में वो पेमेंट कर सकता है। और अगर बायर जो है वो उस टाइम पीरियड में पेमेंट कर देता है तो फिर वो अनपेड सेलर नहीं रहेगा। बट इन केस कि वो उस ड्यू डेट पर भी जो है वो बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, तब फिर वो अनपेड सेलर बन जाएगा, और वो जो है वो जो भी उसका नुकसान हुआ है, जो भी क्लेम्स हैं, वो उसके लिए सूट फाइल कर सकता है। एंड लास्ट वन इज द सूट फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए मुकदमा। वो जो है वो फिर ब्याज के लिए जो है वो मुकदमा फाइल ब्याज के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है कि जो भी उसकी ड्यू डेट के बाद, जो भी ड्यू डेट उन्होंने डिसाइड की हुई थी और पेमेंट में उससे ज़्यादा देरी हो रही है, तो जो भी देरी उसको हो रही है पेमेंट करने में, पेमेंट मिलने में, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो गैप है उसके लिए उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। और इंटरेस्ट जो है ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक का डिसाइड किया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाना चाहिए डिले के लिए। तो ये थे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसमें बेसिकली आपका जो है वो क्या क्या कवर हो गया कि कि अनपेड सेलर कौन है, क्या उसकी डेफिनेशंस हैं, और उसको अनपेड सेलर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देन उसके राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स में मैंने आपको बता दिया, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स, राइट ऑफ रीसेल एंड राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, ओनली इन केस कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है, और बायर के अगेंस्ट जो है वो जो भी राइट्स उसको मिल रहे हैं पर्सनली बायर के अगेंस्ट, वो राइट्स भी जो है वो आपको अनपेड सेलर के मैंने इस वीडियो में बता दिए। आई थिंक कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। और इन केस कि अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।